नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। एक नए विषय को लेकर बात करेंगे दोस्तों। एक दो विषय पे। दोस्तों, एक तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था 8 तारीख को, जस्टिस पारदीवाला और आर महादेवन ने, उसकी गूंज पूरे देश में है। और दूसरा ये कि कल हनुमान जयंती भी थी और राणा सांगा की जयंती भी थी। और राणा सांगा की जयंती को आगरा में जिस तरह से करणी सेना के लोगों ने मनाई, और जितना उनको वो वीरता उससे उत्पन्न हुई उनमें, राणा सांगा के नाम से, वो वास्तव में क्या कहना चाहिए उसको, काबिल तारीफ तो है ही। कहना चाहिए कि भी इतनी वीरता इस युग में, जब राफेल और मिसाइल और ब्रह्मोस और पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, और तलवारें लेकर के और मैदान में कूद पड़े। और उसी समय पुलिस के उस कुल व्यवहार को, या पुलिस के जो काम करने का जो तरीका है, उसको भी देखने का अवसर मिला। और उसी समय लखनऊ के पास एक गांव है, उसमें पुलिस का जो दूसरा रूप देखने को मिला। तो ये कुछ बातें हैं, यूपी की है खास तो। और एक जो है पूरे भारत में उसकी गूंज है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बातचीत शुरू करें उसके पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है, महावीर समता संदेश को, तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और दूसरे ग्रुप्स में भी डालें, अपने सोशल मीडिया में डालें, और लोगों को, अपने परिजनों को, मित्रों को बताएं कि ये YouTube देखने का है, और इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, या आप उस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव लिखें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। इस छोटी सी अपील के बाद मैं आपको फिर लिए चलता हूं सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर माधवन के उस फैसले की तरफ, जिससे पूरे देश में एक हलचल मची हुई है। और उन्होंने मतलब ऐसा ही काम किया है। उन्होंने जो तमिलनाडु की जो एक याचिका थी, वहाँ के राज्यपाल रवि के खिलाफ, उसके ऊपर फैसला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति चाहे जो हो, ये संवैधानिक पद हैं निश्चित रूप से, लेकिन इनको ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मतलब संविधान सभा से पास किए हुए बिलों पर कुंडली मारकर बैठ जाएं और अनिश्चितकालीन उस पर बैठे रहें और कोई फैसला न दें। उन्होंने कहा कि 10 ऐसे केसेस थे, 10 ऐसे फैसले थे, मतलब जो ऐसे विधेयक थे, फैसले क्या थे, विधेयक थे, जो तमिलनाडु विधानसभा से वहां के विधायकों ने पास कर दिए, लेकिन वहां के राज्यपाल साहब ने उन्हें आगे नहीं भेजा। न खुद ने उनकी सिफारिश करके राष्ट्रपति के पास भेजना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत किए बिना कोई भी बिल पास नहीं हो, मतलब एक्ट नहीं बनता है, कानून नहीं बनता है। लेकिन कल एक उसी फैसले में
एक उन्होंने अनुच्छेद 143 का सहारा लेते हुए ये कहा कि ये 10 विधेयक जो राज्यपाल दबा कर बैठे थे और एक तो 2020 से दबा करके बैठे थे, उनको अब राज्यपाल के पास भेजे हैं और राष्ट्रपति के पास भेजे हैं, और राष्ट्रपति ने भी अभी तक उस पर साइन नहीं किए हैं। वो सब कानून बन गए हैं 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार। पहली बार हुआ है ये दोस्तों। वैसे बहुत सारी चीजें नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार हो रही है, जो बहुत अच्छी भी है, बहुत खराब भी होती है, तो भी पहली बार ही होती है वो। और ये जो फैसला हुआ कि 10 कानूनों पर बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के भी वो कानून की शक्ल में आ गए और वो लागू हो गए, ये भी पहली बारी। हालांकि वो 10 कानून में से अधिकतर कानून वहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति को लागू बनाने के उसके ऊपर थे। ऐसे संवैधानिक राज्यपाल को ये है अधिकार कि वो कुलपति यूनिवर्सिटी के कुलपति की, वाइस चांसलर की नियुक्ति करे। लेकिन अगर वो ना करता है और अगर उसमें पार्टी का एजेंडा चलाते हैं और पार्टी के लोगों को उसमें हार्डकोर जो पार्टी के लोग हैं उनको अगर उसमें अपॉइंट करते हैं तो ये ठीक नहीं है। और इसलिए तमिलनाडु के सरकार ने एक विधेयक पास किया कि ये नियुक्ति अब राज्यपाल नहीं करेंगे, हम सरकार ही करेगी। सरकार ने उसका कोई तरीका अपना बना लिया होगा कि कैसे वो नियुक्ति होगी। 4 जनों की, 3 जनों की कोई समिति बनाई होगी जिसमें, और तो ये ऐसा मामला था कि जिसमें बहुत ज़्यादा अड़ाअड़ी की जरूरत नहीं थी। आपस में बैठ करके मतलब राज्यपाल और मुख्यमंत्री बात करते तो ये विवाद सुलझ जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के जितने ये राज्यपाल हैं और उन प्रदेशों में हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर हर राज्यपाल ने इस तरह के अड़ंगे लगा रखे हैं। किसी न किसी तरह से वो उन सरकारों को चलाने में मुश्किलें या अवरोध खड़े कर रहे हैं। जैसे केरल में भी जो आरिफ मोहम्मद खान साहब थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया था। तमिलनाडु में भी यही हुआ, और बंगाल में धनखड़ साहब ने ऐसे ही किया, उनको इनाम भी मिल गया। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी ये बताया था कि धनखड़ साहब ने कैसे बंगाल में बार बार जो है अड़चने पैदा की सरकार चलाने में। तो ये जो रवैया है एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठ करके पार्टी के काम करने की या पार्टी की तरह से काम करने की, उसके ऊपर ये जो फैसला है ये जरूर अंकुश लगाएगा। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रपति को भी कहा है कि आप इस तरह से किसी बिल पर या किसी विधेयक पर बैठ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने तय कर दिया कि अधिक से अधिक 3 महीने में आपको बिल पास कर, या तो उनको बताना होगा, वापस भेजना होगा कि ये इस बिल में ये कमियां हैं इसलिए पास नहीं हो रही है, और या फिर आपको उनको पास करना होगा। चाहे पास करो या अच्छा, उन्होंने ये भी कहा उसमें कि बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो वहाँ के राज्यपाल अपनी पार्टी के अनुरूप नहीं होते हैं, वो उनकी पार्टी के हिसाब से सही नहीं होते हैं, इसलिए वो उनको उन पे ये नोट लगा करके भेज देता है कि इन पे ये असंवैधानिक है, इन पर विचार करने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति को जो भेजते हैं उस समय। तो उन्होंने ऐसे बिलों पर भी कहा कि इसको मतलब राष्ट्रपति, उनके जो राज्यपाल की सिफारिश है उस पर आपको मतलब राष्ट्रपति को निर्देश दिए कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जजों से मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों से उसके बारे में मशविरा करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए,
और उसके बाद उनको रिजेक्ट करना चाहिए। तो इस तरह से मतलब उन्होंने काफ़ी टाइट कर दिया है। राष्ट्रपति को भी थोड़ा क्लचेज में, मतलब राष्ट्रपति के जो असीमित अधिकार है उन पर भी थोड़ी रोक लगाई है, और राज्यपाल के अधिकारों पर तो लगाई है बिल्कुल निश्चित रूप से। आज केरल के कल मतलब केरल के जो राज्यपाल हैं वो थोड़ा बिलबिला रहे थे कि संविधान संशोधन जो है कोर्टें करेगी तो फिर विधायिका क्या करेगी। बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ते हुए भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता है। और इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो उसका जो ध्यान आकर्षित किया, उनको संज्ञान में लिया, वो बिल्कुल ठीक है। और भाई आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपके अधिकार सुरक्षित रहें, तो आप आप भी तो अपने डिसिप्लिन में रहिए। आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि विधानसभा ने जो बिल पास किए हैं उन पर आप कुंडली मार करके बैठ जाएं? अगर आप ये कहते हैं कि संविधान विधानसभा और विधायिकाएं सुप्रीम है, तो आप भी तो उसके पार्ट नहीं हैं। आप भी उसके ऊपर कब्जा करके थोड़ी बैठ सकते हैं। मतलब राज्यपाल भी उसके ऊपर कब्जा करके नहीं बैठ सकते हैं। तो ये जो है बिल इस तरह से दोस्तों, कल जो है आगरा के अंदर करणी सेना ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन क्या किया, मतलब उन्होंने तो बिल्कुल राणा सांगा की सेना की तरह अपने को डेफूट किया, तलवारें और लाठियां और बंदूकें लेकर के, और लहराते हुए हवा में वहां पहुंचे रैली स्थल पर। और फिर पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। कोई कह रहा था गर्दन काट देंगे, कोई कह रहा था गोली मार देंगे, कोई अखिलेश यादव को गोली मारने की बात कर रहे थे, और ये सब कैमरे पर कह रहे थे। मजे की बात यह है कि उनको इस बात का भय नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हमें हमारे को मतलब जो है सरकार का प्रश्न प्रश्न है, नरेंद्र योगी आदित्यनाथ का प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, वो तो खैर आए प्रदर्शन करने थे और डराने धमकाने, अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए ही आए थे, और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने क्षत्रिय महासभा का या करणी सेना की जो ताकत थी वो रामजीलाल सुमन जैसे एक सांसद को सामने प्रकट की, उसको डराने धमकाने के लिए, और ये बताने के लिए कि अगर तू ने जो राणा सांगा के ऊपर बयान दिया है उस पर माफी नहीं मांगेगा तो हम तेरी वो कर देंगे, मार देंगे या कुटाई करेंगे। मतलब ये तो खैर उनको कि अध्यक्ष नहीं बोला है कि हम ऐसी कुटाई करेंगे कि वो। तो लेकिन सवाल ये है कि और पुलिस वहां पर गई, पुलिस भी वहां पे गई, और पुलिस उनको कुछ निर्देश दिए, लेकिन जिस तरह से पुलिस को वहां पर घेर लिया उन करणी सेना के लोगों ने, तो पुलिस वहां से चुपचाप निकल के आ गई। और हालांकि ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ के पुलिस ने रामजीलाल सुमन के घर की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की, उसकी सुरक्षा की, और 1 किलोमीटर पहले से ही पुलिस लगा दी, और 1000 आदमियों की पुलिस ने उनके मकान को घेर रखा था ताकि कोई उन पे हमला न कर सके। लेकिन जिस तरह से पुलिस वहां से दुम दबा कर आई, वो भी तो कोई अच्छी बात नहीं थी। और कहते हैं कि यूपी में तो
कानून का राज है और कानून व्यवस्था चौक चौबंद है बिल्कुल, और कोई ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, अनुशासन है। और योगी आदित्यनाथ तो अनुशासन सिखाने की बात भी कर रहे थे, यूपी से सीखो, कुंभ से सीखो अनुशासन। और कई आगजनी, जबकि 5-6 जगह आगजनी हुई, लेकिन अब योगी जी हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये क्या मतलब, इस पे सवाल खड़ा नहीं होता है क्या कि ये ताकत किसने दी, या ये किसने परमिट किया कि आप तलवारें लेकर के, खुली तलवारें, नंगी तलवारें लहराते हुए, और लाठी लाठी लहराते हुए, बंदूकें हाथ में लहराते हुए एक रैली निकालें। ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है, ये कौन सी पुलिस की, कानून की व्यवस्था है जिसके अंदर ये सब हुआ? मतलब जो बात कानून की कह रहे हैं, वही कानून का पूरी तरह से वो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो विवाद है, ये विवाद हमारे हिसाब से तो कोई मतलब ही नहीं रखता है, क्योंकि 1500 साल, मतलब 500-600 साल पहले राणा सांगा हुए थे। और अब ये बाबरनामा में भी लिखा है, और अ, हमने भी पढ़ा कि पुस्तकों में कि भाई राणा सांगा ने दूत भेज करके और बाबर को बुलाया था। और रामजी लाल सुमन ने भी राज्यसभा में यही कहा कि बाबर को बुलाने वाला तो राणा सांगा ही थे। हाँ, हमने ये भी पढ़ा कि दौलत खां, जो इब्राहिम लोदी का भाई था या चाचा था, जो भी था, उसने भी खत लिखा था उनको। वो पंजाब का गवर्नर था उस समय, और चाहता था कि दिल्ली की गद्दी में पर मैं राज करूं। राणा सांगा भी यही चाहते थे कि दिल्ली की गद्दी पर मैं राज करूं। और दोनों ने खत लिखा बाबर को बुलाने के लिए, दोनों ने अपने आदमी भेजे। और जो भी भेजा, नहीं भेजा, जो भी है, लेकिन बाबर यहाँ आ गए, और बाबर ने दोनों की इच्छा की पूर्ति नहीं होने दी, क्योंकि वो यहीं रुक गए। इनको लग रहा था कि ये आकर के चले जाएंगे वापस और फिर हम राज करेंगे, तो वो खुद ही राज करने बैठे। खैर, ये सरकार की डॉक्यूमेंट्री जो राज्यसभा टीवी है, उसमें भी इस बात का वर्णन है। और भारत एक खोज, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जेल में बैठ करके लिखी, उसमें भी इसका वर्णन है कि राणा सांगा ने चिट्ठी भेज करके बुलाया था। तो ये विवादित हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूं या ये जो इन्होंने लिखा है वही सब सही है, विवादित हो सकता है। लेकिन विवादित इतिहास का विवादित होने का ये मतलब नहीं कि आप तलवार और बंदूक और गोली और लठ और लेकर के आ जाएं। बात करिए, हमारे यहाँ पे भी जैसे राणा प्रताप, थोड़े दिन पहले तक, मतलब 30-40 साल पहले तक, हमने जो पढ़ा थे यही था कि भाई हल्दी घाटी में राणा प्रताप हार गए। उसके बाद एक हिस्टोरियन हुए गुप्ता जी, उन्होंने कहा नहीं, वो तो हारे नहीं थे, बराबर रहे थे। फिर एक और नए हिस्टोरियन आए अभी, आरएसएस के ट्रेंड, उन्होंने कहा कि नहीं, जीते थे। तो अब ये हो सकता है कि वो जीते हों या बराबर रहे हों या हारे हों। ये तीनों वर्जन जो है, ये तीनों ही बातें इतिहास के लोगों ने कही है। हम तो इतिहासकार है नहीं, हम तो जो पढ़ते हैं वही बोलेंगे। तो अब ये तीनों बातें कैसे सही हो सकती है? एक ही बात सही होगी ना तीनों में से। तो इतिहास वालों को इस बात को तय करने दो कि इतिहास में कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें जो है हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि करणी सेना भी उसमें। करणी सेना क्या है? करणी सेना भाजपा की प्रॉक्सी सेना है, जो अखिलेश यादव ने भी कहा कल। और ये बात सही है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस सीधा टकराव कहीं पे भी नहीं लेती है। चाहे औरंगजेब की कब्र खोदने की बात हो, चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे करणी सेना, ये जो विवाद अभी खड़ा हुआ है ये हो, या और कोई विवाद हो, सब में किसी और प्रॉक्सी, कभी विश्व हिंदू परिषद को लगा देंगे, कभी बजरंग दल को लगा देंगे, कभी हिंदू सेना को लगा देंगे, कभी राम सेना आ जाएगी। मतलब सेनाएं सेनाएं हैं, भाजपा नहीं है। जब जीत जाएंगे या
उसका विवाद खत्म हो जाएगा और उनके पक्ष में हो जाएगा, तो भाजपा उसका श्रेय लेने को आ जाएगी, आरएसएस उसका श्रेय लेने को आ जाएगी। लेकिन लड़ाई में सीधी वो आरएसएस का नाम और बीजेपी का नाम नहीं आने देते हैं। उनकी जगह ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राम सेना, हिंदू सेना, बजरंग सेना, पता नहीं किस किस तरह की सेनाएं बना रखी है। वो सारी अवैध सेनाएं उस युद्ध में कूद पड़ती है और माहौल ऐसा बना देते हैं वहां पर कि जैसे अभी युद्ध करने के लिए तैयार है। मेरा इनको एक सुझाव है। इसमें दोस्तों अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उस पे भी मैं एक बात कहना चाहता था और उसके बाद मैं अपनी बात हम्म तो अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक ही कहा कि ये ट्रूपर्स हैं, जैसे हिटलर के हुआ करते थे, उसी तरह के ये लोग हैं जो उनके कहने से चलते हैं। तो ये आरएसएस, भाजपा, या कहे कि शाह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ट्रूपर्स हैं जो उनके इशारे से काम करते हैं। जिनको अपनी शक्ति बतानी होती है बता देते हैं, जिनको नहीं बतानी होती है उनसे चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं। और तो मेरा ये कहना था कि अगर करनी सेना में इतना हौसला है, इतनी ताकत है कि किसी को भी आप किसी का भी गला काट सकते हैं और किसी की भी गर्दन मरोड़ सकते हैं या किसी किसी को की कुटाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग इकट्ठे होकर के अपनी ताकत को अपने 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 नागरिकों के या अपने साथी लोगों के, अपने दोस्त, अपने देश के नागरिकों पर ये मत खर्च करो और आप चले जाओ और लद्दाख, और लद्दाख के आगे जो या उत्तराखंड, जहाँ पे इससे आगे कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत जो महादेव का स्थान है ना, उस पे चीनियों ने कब्जा कर रखा है। तो आप ये सारी ताकत लेकर के वहां चले जाओ और अपने चीन से उस अपने कैलाश पर्वत को छुड़ा के ले आओ। वो ज़्यादा बढ़िया होगा बनिस्पत की कि आप ये राणा सांगा के और रामजी लाल सुमन को मारने की बजाय आप उस कैलाश पर्वत को ढूंढ के लाओ, मतलब छुड़ा के लाओ। तो आपकी बहादुरी हम समझेंगे कि हाँ आप बहादुर हो। नहीं तो एक 4,000 किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर रखी है। पहले भी कब्जा की थी जब 1962 में जो लड़ाई हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उसकी तो खूब दुहाई देते हो, लेकिन अभी जो कब्जा हुआ उसका क्या। और 20 आदमी हमारे मारे गए और हमारी करनी सेना जो है यहाँ पर आगरा में जोश दिखा रही है। इसका कोई मतलब नहीं है। करनी सेना को बॉर्डर पे जाना चाहिए और जो उन्होंने 3-4 गांव भी बसा दिए हैं लद्दाख के हमारी जमीन पर, उनको भी हटाने चाहिए। अरुणाचल में जो कब्जा कर रहे हैं उसको भी हटाना चाहिए इस करनी सेना को, और उस कैलाश पर्वत को भी छुड़ा करके लाना चाहिए। हम आपका बहुत बहुत वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे और आपके जो इस बहादुरी की दाद देंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। ये देश के हित में है, हमारे हित में है, सबके हित में। तो दोस्तों ये तो करनी सेना का मामला था। लेकिन कल दोस्तों जब ये करनी सेना का मामला हो रहा था, चल रहा था, उसी समय लखनऊ के एक पास में एक गांव है, उसमें राणा ये डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, जो जिन्होंने जिनका नाम सर्वत्र लिया जाता है, जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उनके अनुकरणीय काम थे। बहुत सारे लोग उनको आज भी अपना गॉड फादर या गॉड ही मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। उनको उनकी मूर्ति लगाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे एक जगह।
शायद पहले हटा दी थी, उस पे उस जगह पहले लगी हुई थी या तोड़ दी थी उसको, जो नई लगा रहे थे। तो वहाँ पर, वैसे वहाँ लखनऊ के आसपास ही 4 जगह अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई और लगाने के चक्कर चल रहे थे। कुछ समय के पहले भी चल रहे थे कुछ, लेकिन कल की ये घटना है कि काकोरी पुलिस थाना के पास में बेहटा बेहटा गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगा रहे थे। वहां पर किसी ने शिकायत की, शायद शनिवार की बात है ये, और शनिवार को ही वो बात है उनकी। तो पुलिस गई वहां पर और उनको ग्रामीण लोगों को जो वहां इकट्ठे हो रहे थे उनको उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अब ये मतलब पुलिस का जो रवैया है, खास तौर से मैं इसी पे बात करना चाहता था कि एक तरफ करणी सेना के, वहां पर जब करणी सेना के लोगों ने घेर लिया तो वहां से पुलिस चुपचाप निकल करके बाहर आ गई और उनको वो अवैध काम करने दिया, जो नंगी तलवारें और लाठी और बंदूकें और लेके घूम रहे थे, लहरा रहे थे वहां हवा में। और यहाँ ग्रामीणों के बीच में उन पे लाठीचार्ज कर दिया, जबकि ये कोई अवैध काम नहीं कर रहे थे। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के रचयिता थे जो उनकी मूर्ति लगा रहे थे, और ये कह रहे थे कि भाई आप हमारे को, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है 14 तारीख को, उसको हमको करने दो, उसके बाद हम इसको कपड़े से ढक देंगे, फिर आपको जो कानूनी कार्रवाई है वो कर लेना। लेकिन पुलिस नहीं मानी। अवैध है तो अवैध है, बिना स्वीकृति के मूर्ति नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी, ये पुलिस वाले कह रहे थे। और बहुत जबरदस्त तरीके से धमका रहे थे। लेकिन वहां पे फिर गांव वालों ने भी इकट्ठे होकर के पथराव किया। जब उन्होंने लाठीचार्ज किया तो उन्होंने पथराव किया और फिर पुलिस जो है गांव से बाहर निकल गई। लेकिन ये एक दोहरा रवैया यूपी पुलिस का और योगी के बुलडोजर बाबा की पुलिस का, जो ये दोहरा रवैया है, ये समझ के बाहर है। इस पर जरूर योगी सरकार को सोचना चाहिए, योगी प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये कैसे इस तरह से पुलिस चलेगी। अच्छा, गांव वाले ये कह रहे थे कि हमने 3 साल से इसकी स्वीकृति मांग रहे हैं, पर सरकार दे ही नहीं रही है। और वहां का जो गांव का जो प्रधान था, उसने प्रस्ताव पास करके और फिर वो लगाई है मूर्ति। अब गांव के प्रधान ने जब प्रस्ताव पास कर दिया तो फिर काहे की स्वीकृति चाहिए आपको? और सरकार अगर स्वीकृति नहीं देगी तो क्या मूर्ति नहीं लगेगी? और क्यों नहीं लगेगी? अगर आप नहीं, वहां अगर कोई जगह गलत है तो आप दूसरी जगह दे दो भाई, यहाँ नहीं यहाँ लगा दो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनको दबा के रखोगे और 3 साल से कोई उनको न तो स्वीकृति दोगे और न उसको जो है कुछ बताओगे कि भाई ये इस वजह से नहीं मिल रही स्वीकृति। तो ये जो भेदभाव है, एक्चुअली अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने वाले लोग शायद दलित गांव के लोग होंगे, इसलिए योगी राज जो है उनको दबाना चाहता है और इसलिए उनको ये स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। और हम भी उस कोई मूर्ति पूजा के हम पक्षधर नहीं है, लेकिन मूर्ति उनमें विश्वास पैदा करती है, उनमें आत्मसम्मान पैदा करती है, उनमें एक जीने की जो अधिकार है उसका महसूस होता है कि हमारे बाबा साहब ने अम्बेडकर पर जो है, अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है, उन्होंने हमें अधिकार दिया है, इसलिए वो मूर्ति लगाना चाहते हैं। तो इसमें आप वैसे तो सब जगह बाबा साहब कहते रहते हैं, संसद में भी आपने कहा कि हम बाबा साहब के पक्षधर हैं और बाबा साहब, और कांग्रेस ने जो है उनको जीतने नहीं दिया और हराया, और पता नहीं 50 बातें आप कांग्रेस के खिलाफ कह देते हैं। लेकिन जब ये मौका आता है तब आप ही बाबा साहब का जो है उनकी वो
अवहेलना करने लगते हैं, उनकी मूर्ति नहीं लगने देते हैं, उनके लोगों को जो है पीटने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अब नहीं चल सकती है। और संविधान के अगर मूर्ति लगना अस्वीकृति से बिना स्वीकृति की मूर्ति लगना अवैध है, तो पुलिस का डंडा चलाना भी अवैध है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि आप इस तरह से किसी के ऊपर डंडा चलाओ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को लठ से मारें, पीटें। तो जैसे गाय बकरी को भी नहीं, भैंस बकरी को भी नहीं मारते हैं, उस तरह से आप दौड़ा दौड़ा करके लोगों को मारते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसी पॉइंट पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। लंबा हो गया है थोड़ा वीडियो, लेकिन फिर मिलते हैं किसी और वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।